नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाश्चात्य काव्यशास्त्र सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत पर आप सभी से बातचीत की थी। उम्मीद है कि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को आपने समझ लिया होगा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुकरण को लेकर अरस्तु का क्या मानना था, उसको हम देखेंगे। जो हम प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आगामी यूपीजीडीसी, यूजीसी नेट, यूजी और पीजी के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। तो तन्मयता के साथ अंत तक जरूर देखिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे अरस्तु के परिचय को, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा करेंगे और उस सिद्धांत की समीक्षा पर अलग-अलग समीक्षकों ने किस तरीके से विचार किया है, उसको भी देखेंगे और कथन कारण पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपके हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार अरस्तु कौन थे। ज्ञानियों के सम्राट अरस्तु का जन्म मकदूनिया के स्तगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। आप देख रहे हैं जो पहला ही वाक्य है यहाँ पर, वो अरस्तु के नाम के पहले एक विशेषण के रूप में है, या फिर हम उपाधि के तौर पर देखें, ज्ञानियों के सम्राट। आमतौर पर आपने प्रेमचंद को पढ़ा होगा तो कथा सम्राट शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर अरस्तु को माना गया कि वे ज्ञानियों के सम्राट के तौर पर थे। चाहे दर्शन की बात की जाए, चाहे जीव विज्ञान की बात की जाए, राजनीति शास्त्र की बात की जाए, समाज शास्त्र की बात की जाए, अरस्तु कौन सी ऐसी विधा या स्ट्रीम थी जिस पर कि काम नहीं किया था। तो इसीलिए पाश्चात्य दर्शन में इनको ज्ञानियों के सम्राट के तौर पर जाना गया है। इनका जन्म मकदूनिया, जो कि यूनान का एक नगर रहा है, वहां पर हुआ था। उनके पिता मकदूनिया के शाही चिकित्सक थे, यानी जो अरस्तु थे, इनके पिताजी डॉक्टर थे। और आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर के फैमिली के बच्चे कैसे हो सकते हैं, यानी कि तेज तर्रार हो सकते हैं। वैसे ही अरस्तु भी थे, यानी कि अरस्तु का संबंध कुलीन परिवार से था। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने प्लेटो का देखा था कि प्लेटो भी सामान्य परिवार से नहीं थे, वो भी एक एलीट परिवार से थे, सभ्य परिवार से थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, ताकतवर परिवार से थे। अगर हम कहें तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ये भी एक परिचय है कि जिस तरीके से भक्ति काल में हम गुरु शिष्य परंपरा को देखते हैं, यहाँ पर शुरुआती दौर में अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें तो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अब जिसके गुरु प्लेटो हों, जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी तेज तर्रार ही होगा। लेकिन जब प्लेटो की एकेडमिया में अरस्तु गए तो प्लेटो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने शिष्य के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो कि हर शिष्य सुनना चाहेगा। प्लेटो ने अपने शिष्य अरस्तु के विषय में कहा था, मेरे विद्यापीठ के दो भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क है। ये बहुत बड़ी बात एक स्टूडेंट को अपने टीचर से सुनने के लिए बहुत बड़ी बात थी कि प्लेटो ने जो एकेडमिया स्थापित की थी, जिसमें अरस्तु लगभग जब 18 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने इसमें एडमिशन लिया। और अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होकर प्लेटो ने कहा कि अगर अपने विद्यापीठ का मूल्यांकन करूं तो दो भाग उसके हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। और मस्तिष्क के रूप में कौन है? अरस्तु है। अगर आपने यूजीसी नेट का पिछले बार का पेपर देखा होगा तो इसी तरीके का प्रश्न एक पूछा गया था। इसके बाद अरस्तु के जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है। जब प्लेटो का निधन हुआ तो अरस्तु 37 साल के थे। विद्यापीठ के आगे का संचालन कौन करेगा, इसको लेकर काफी विवाद हुआ और
प्लेटो के भतीजे को उसकी देखरेख करने के लिए नियुक्त कर दिया गया कि विद्यापीठ को ये चलाएंगे। यानी एक बार फिर आपने देखा कि भाई भतीजावाद की जगह प्रतिभा संघर्ष करती हुई नजर आई। अरस्तु इससे काफी दुखी हुए और फिर वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए। एशिया माइनर के एक शासक थे, उनके पास चले गए। वहीं पर उनकी भतीजी से अरस्तु की शादी हुई और फिर वापस दोबारा वो मकदूनिया की तरफ आए और वहीं पर सिकंदर के पिता ने अरस्तु को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया कि आप सिकंदर को शिक्षा दीक्षा दीजिए, उनको पढ़ाइए। तो इस तरीके से सिकंदर के गुरु कौन हो गए? अरस्तु हो गए। तो ये शुरुआती एकदम परिचय रहा है। हमने हर पंक्ति में कोशिश की है कि आपके उत्तर में कसावट रहे और अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास फैक्ट भी जुट जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में चीजों को रख लिया होगा। आगे बात करें तो अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उनमें बहुत सी आज उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कई पुस्तकें अरस्तु की एक-एक पेज की रही हैं। इस तरीके से उन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हुए हैं। तमाम ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। अगर काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो उनकी 2 पुस्तकें मिलती हैं, रिटोरिक और पोएटिका। पोएटिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स नाम से प्रसिद्ध है। यह 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है जिसमें 26 अध्याय हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन 400 ग्रंथों की बात की जा रही है उसमें पोएटिक्स जो फेमस इनका ग्रंथ रहा है कुल 50 पृष्ठों का रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सवाल आएगा या फिर आपको उत्तर लिखते समय इन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। आगे हम बात करें कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत था वो अपने गुरु प्लेटो से कैसे भिन्न था। अरस्तु अनुकरण को लेकर क्या सोचते थे, समझते थे। जब मैं अनुकरण की बात कर रहा हूं तो आपको पहली वीडियो प्लेटो की भी दिमाग में रखनी है कि प्लेटो अनुकरण को या फिर जो भी कला है या चित्रकला है, साहित्य है, उसको अनुकरण का अनुकरण के रूप में देखा और सत्य से 3 कदम दूर बताया। लेकिन यहाँ पर अरस्तु कुछ अलग ढंग से अनुकरण को देखते हैं। जब अरस्तु अनुकरण पर बात करने लगे तब ये देखने का प्रयास किया गया कि हम हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन यूनानी में अनुकरण को मिमेसिस कहा जाता था। बाद में इसका अंग्रेजी रूपांतर किया गया इमिटेशन के नाम से। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि यूनानी भाषा में अनुकरण को किस शब्द से जाना जाता है। इसका नाम है मिमेसिस और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इमिटेशन। ये तथ्य तब ज्यादा समझ में आने लगा जब डॉक्टर नगेंद्र, जी बिल्कुल वही डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया, उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में खास तौर से अरस्तु के ऊपर काफी काम किया है। अरस्तु का काव्य शास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है और उसमें धीरे धीरे जिक्र आया कि जिस अनुकरण की हम बात कर रहे हैं अगर उसके यूनानी शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द हो सकता है, तो वो है मिमेसिस। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्री है। आपको याद आ गया होगा कि प्लेटो को पढ़ाते समय हमने बतलाया था कि प्लेटो उपयोगितावादी और नैतिकता दोनों को ध्यान में रखने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अनुकरण पर अरस्तु विचार कर रहे हैं तो उनका दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक होने की बजाय सौंदर्य शास्त्री रूप में है। काव्य या कला प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। जिस काव्य और कला को प्लेटो सत्य से 3 कदम दूर मान रहे थे और ये मान रहे थे कि
आइडिया, जो प्रत्यय है, जो विचार है, वो ईश्वर के द्वारा सृजित किया गया है। फिर कलाकार उसको अपने मन में लाता है, फिर रचना या फिर कला को प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने ईश्वर की जगह प्रकृति को ध्यान रखा। जिस जगत में अरस्तु रह रहे थे, वहीं के आसपास की वस्तुओं पर उन्होंने ध्यान दिया। तो ये एक नया यहाँ पर अपने गुरु से अलग तरीके का विचार रखना भी बड़ी बात रही, और उस काम को अरस्तु ने किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी ईश्वर इत्यादि की बात नहीं आ रही है, बल्कि ये कहा गया कि काव्य या कला प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर, हुबहू नकल न होकर पुनः प्रस्तुतिकरण है। हाल फिलहाल में आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होते हुए देखा होगा कि किसी राज्य के सीएम की एक व्यक्ति ने तस्वीर बनाई हुई थी और बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई कि काव्य या कला प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम हुबहू नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। जैसे हम सभी का फोटो कैमरे से खींचा जाता है तो हुबहू आता है, लेकिन जब कोई उसको खींचने का प्रयास करता है तो थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कला के रूप में माना जाता है। आमतौर पर जितने भी स्केच या फिर कलाकारी की जाती है या पेंटिंग आप देखते हैं, कहा जाता है कि पेंटिंग देखने की भी एक नजरिया होती है, दृष्टिकोण होता है। सब लोग पेंटिंग को नहीं समझ पाते हैं, उसको कला के रूप में ही मानना चाहिए। पुनः प्रस्तुतिकरण, अतः काव्य या कला में उतारा हुआ प्रकृति का रूप वास्तविक रूप की कमी को दूर कर उसे अधिक पूर्ण रूप प्रदान करता है। तो यहाँ पर अरस्तु अपने गुरु जी से थोड़ा सा अलग विचार करते हैं, अलग दृष्टिकोण रखते हैं कि अनुकरण को हमें निगेटिव रूप में नहीं लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है, और उसको कला की सर्जना या फिर पुनः सर्जना का नाम दिया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर आगे हम बात करें तो अरस्तु थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं और कहते हैं कि कवि या कलाकार प्रकृति के तीन रूपों में किसी का भी वर्णन करने में स्वतंत्र है। यानी कि जैसी वह है या दिखाई देती है, उस रूप को आप चित्रित या वर्णित कर सकते हैं। जैसी वह समझी जाती है, जैसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसी उसे होना चाहिए, उस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अरस्तु इन तीनों रूपों को मानते हैं, जबकि जो प्लेटो हैं वो तीसरे रूप को मानते हैं कि जैसी उसे होना चाहिए। आप लिखेंगे आगे कि जहां प्लेटो इसके तीसरे रूप को कला में स्थान देने के समर्थक थे, वहीं अरस्तु तीनों प्रकार के अनुकृत रूपों को मान्य करते हैं या फिर मानते हैं। अरस्तु के विचार से अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। तो यहाँ पर देखिए, अनुकरण को अरस्तु ने पुनः सर्जना से जोड़ा हुआ है। ठीक है, उसको ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि जो हम अनुकरण करते हैं वो एकदम से यथार्थ से दूर है। जब मैं इस सिद्धांत को पढ़ रहा था तो हमारे एमए के विद्यार्थी याद आ रहे थे, बीए के विद्यार्थी याद आ रहे थे, क्योंकि जब भी हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में भी कई बार अनुकरण या जिस नकल की हम बात कर रहे हैं उसकी भी अहम भूमिका होती है, खास तौर से जब एक एक नंबर का क्वेश्चन हल करना होता है। हम देखते हैं कि अगर 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक एक लाइन में बैठे हुए हैं, अगर अनुपात के हिसाब से, तो कई कॉपियां ऐसी हमें मिलती हैं कि समान रूप से उनके एक एक नंबर के क्वेश्चन सही होते हैं। अगर गलत हैं तो लगातार 10 कॉपियों के आंसर गलत है। यानी कि अनुकरण भी किया गया है, तो उसमें से बीच में से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं रहा जो थोड़ा उसको, जो गलत उत्तर थे उनको सही करने का प्रयास किया, एकदम हूबहू नकल कर लिए। अगर सही चल रहे हैं तो पूरी 10 कॉपियों की आंसर सही चल रहे हैं एकदम। तो ये भी एक अनुकरण, नकल कई बार एग्जाम में लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हमें देखने को मिलते हैं, खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मुझे याद है कि एक बार यूपी जीआईसी का एग्जाम देने गया था और हमारा
जहाँ सेंटर था उसमें बड़ा सघनता थी, बैठने के लिए छोटे-छोटे डेस्क थे और लोग एकदम नज़दीक-नज़दीक बैठे हुए थे। एक विद्यार्थी मुझे टेस्ट कर रहा था कि क्या इसका अनुकरण किया जा सकता है कि नहीं। उसने एक बार पूछा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? धीरे से मतलब क्वेश्चन में आया हुआ था, तो चेक कर रहा था कि मैं सही जानता हूँ कि नहीं। अगर मैं सही बता देता, तो वो फिर धीरे-धीरे चीज़ों का अनुकरण करना शुरू कर देता, करना शुरू कर देता। देखिए यहाँ पर हमने इसका ज़िक्र क्यों किया? इसका ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि एक अनुकरण जिसका कि हम अर्थ एकदम नकल के रूप में लेते हैं, कि नकल को ही अनुकरण कहा जाए। लेकिन यहाँ पर अरस्तू ने अलग ढंग से इसकी व्याख्या की। उसने कहा कि नकल भी करो लेकिन अकल से करो, लगे कि उसमें कोई कल्पना समाहित है। मेन बात यही समझाना मैं चाह रहा था। चूँकि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और हमारे पास तो अथाह अनुभव रहे हैं और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। मैं तो बहुत रोकता हूँ अपने को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने बता दिया। इसी तरीके से जेएनयू एमए के दौरान एक सेमिनार पेपर में हमारे क्लासमेट ने हमारे ही प्रोफेसर के आर्टिकल से कुछ अंशों को अपने उत्तर में रखा हुआ था। जब वो प्रेजेंट करना शुरू किया, तो प्रोफेसर ने पूछा कि ये सारे उत्तर कहाँ से लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि सर आपकी किताब पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लगा कि मेरे जैसे ही कौन सोच रहा है। तो ये देखिए अनुकरण को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे याद आई तो हमने आपको बता दिया। कई बार समझाने के दृष्टिकोण से चीज़ों को बताना पड़ता है। तो अरस्तू के विचार से जो अनुकरण है, वो वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की बाद में समीक्षा भी की गई। कुछ रोमांटिसिज्म के आधार पर की गई, कुछ रूपवादी आलोचना के आधार पर की गई, कुछ नव्य क्लासिक आलोचना के आधार पर की गई, सभी लोगों ने किया। पाश्चात्य और हिंदी के आलोचकों ने भी इस पर विचार किया। तो सबसे जो पहला विचार यहाँ पर है, बूचर के अनुसार बूचर ने अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा की। तो उनके अनुसार अनुकरण से अरस्तू का आशय था सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। तो बूचर का यही कहना है कि जो अरस्तु थे, अनुकरण को किस अर्थ में ले रहे थे? जो कोई चीज देखा या जो मूल रही उसका पुनरुत्पादन यानी दोबारा से उसको प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन जिसको कहा जा सकता है। स्कॉट जेम्स के अनुसार अरस्तु के काव्यशास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी व्यापकता के साथ अनुकरण के सिद्धांत को लिया गया, अरस्तु द्वारा जो व्याख्यायित किया गया। प्लेटो ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, उसी से प्रेरित हैं। जो भी चीजें कलात्मक रूप में आ रही हैं वो वास्तविक नहीं है, सत्य से 3 कदम दूर हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि पुनर्निर्माण की बात की गई, पुनर्सर्जना की बात की गई, पुनरुत्पादन की बात की गई, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर नगेंद्र, जैसा कि अभी हमने बताया कि अरस्तु का काव्यशास्त्र नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो इनके अनुसार अरस्तु जब कला को प्रकृति की अनुकृति कहते हैं, तो प्रकृति से उनका आशय जीवन के अंतर्बाह्य दोनों रूपों से है। ये अंदर क्या है और बाहर का रूप, दोनों का समन्वय करते हुए अरस्तु प्रकृति की अनुकृति शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर अनुकरण को व्याख्यायित करते हैं। तो यहाँ पर हमने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की जो अलग-अलग समीक्षाएं की गई और यूं ही हमने नहीं बताया है, बल्कि अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देखेंगे तो उसमें 1-2 बार क्वेश्चन आ गया है। इसी में से किसी का आया हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्कॉट जेम्स का आया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है? या फिर बूचर का भी हो सकता है। तो इसमें से प्रश्न आने के चांसेज हैं अगर आप सीरियसली यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो
अपने विद्यार्थियों को आप पढ़ाने जाएंगे सिलेक्शन के बाद या फिर इंटरव्यू का मुकाबला करने जाएंगे, फेस करने जाएंगे, वहां पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुल मिलाकर अरस्तु अनुकरण को नकल न मानते हुए पुनः सर्जना मानते हैं और काव्य शास्त्र के आरंभ में ही अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है। जिस कवि को लेकर प्लेटो का कहना था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनका बहिष्कार होना चाहिए, ये किसी भी राज्य को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अरस्तु एकदम से उलट बात कही और कवि के महत्व को भी स्थापित किया। तो आपने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया होगा और जब भी इस पर आधारित प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर आप बेहतरीन तरीके से अपने उत्तर को लिख कर आएंगे। तो आज के प्रश्नोत्तर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।